हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 9 का है, सामाजिक विज्ञान का, पाठ 3 नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के पाठ 2 का है। पाठ 2 कौन सा है? संविधान निर्माण। संविधान निर्माण का एक सेशन आपके पास पहुंच गया है। ये दूसरा सेशन आपके पास जा रहा है। बस इसमें तो कई सेशन बन सकते हैं, पर केवल 3 सेशन रखेंगे। एक आपके पास पहुंच गया है, दूसरा बहुविकल्पी का आपके पास जा रहा है, और तीसरा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का आपके पास जाएगा। क्योंकि प्रश्न इतने ज़्यादा हैं कि हम उसको बनाते रहेंगे तो 4, 6, 10 सेशन बन जाएंगे। तो हम मेन जिससे आपका पाठ पूरा कंप्लीट हो जाए, उस आधार पर 2 सेशन बहुविकल्पी का बनाया हूँ, एक सेशन दीर्घ और लघु उत्तरीय। तो यह बहुविकल्पी प्रश्न का दूसरा सेशन है। बहुविकल्पी प्रश्न तो देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, ये हम बिना देरी लगाए सीधा प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया था? प्रश्न नंबर 1, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया था? कृषि योजना की अनुशंसा से, या बेवल योजना की अनुशंसा से, या कैबिनेट मिशन योजना की अनुशंसा पर, या माउंटबेटन योजना की अनुशंसा पर? प्रश्न नंबर 1, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना की अनुशंसा पर। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान के चुनाव कब संपन्न हुए? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान के चुनाव कब संपन्न हुए? जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, जुलाई 1947 में, या अगस्त 1947 में? प्रश्न नंबर 2, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान के चुनाव कब संपन्न हुए? तो ये संपन्न हुआ था जुलाई 1946 के अनुसार। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। संविधान का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? संविधान का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? 11 दिसंबर 1946 को, या 9 दिसंबर 1946 को, या 14 सितंबर 1946 को, या 8 सितंबर 1946 को? प्रश्न नंबर 3, संविधान का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो संविधान का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ है? ये प्रारंभ हुआ 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या डॉक्टर राधाकृष्णन को, या जवाहरलाल नेहरू को, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को? प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया? प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद पर किसे निर्वाचित किया गया? तो निर्वाचित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, के.एम. मुंशी ने या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने? प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, मुस्लिम लीग ने कितनी है भाई, कितनी नहीं, कितनी मुस्लिम लीग ने कितनी संविधान सभा की मांग की थी? 1 संविधान सभा हो, 2 संविधान सभा हो, 3 संविधान सभा हो या 4 संविधान सभा हो? प्रश्न नंबर 6, मुस्लिम लीग ने कितनी संविधान सभा की मांग की थी? तो मुस्लिम लीग ने 2 संविधान सभा की मांग की थी, 2 संविधान सभा की मांग की थी। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर या सम्राट के मनोनयन के आधार पर या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, सम्राट के मनोनयन के आधार पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया। प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, के.टी. शाह को, डॉक्टर बी.एन. राव को, ए.के. अय्यर को? प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया या के.टी. शाह को नियुक्त किया गया था या डॉक्टर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था या ए.के. अय्यर को नियुक्त किया गया था? तो प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। ये आगे पीछे हो गया है, 9 2 बार हो गया है, 8 1 बार। तो संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को या 19 दिसंबर 1946 को या 29 दिसंबर 1946 को या 3 दिसंबर 1946 को? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, 19 दिसंबर 1946 को, 29 दिसंबर 1946 को, 3 दिसंबर 1946 को? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। देखिए, नंबरिंग तो हर सेशन में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, पर कुछ प्रश्न अलग रहता है।
तो नंबरिंग पे ध्यान न देकर प्रश्न को सब पढ़ें, याद करें, समझें, नोटबुक में लिखें। नंबरिंग चाहें तो आप नंबरिंग अपने हिसाब से नंबर सही कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9, जैसे 9 नंबर प्रश्न आगे भी आ चुका है पर यहाँ मिस्टेक हुई थी। तो प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जे.बी. कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जे.बी. कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 9, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को, या 15 अगस्त 1949 को, या 22 जुलाई 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया भाई? तो ये स्वीकार किया है 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11 नहीं है भाई, 12 है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष के मुंशी थे, या जे.बी. कृपलानी थे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अध्यक्षता किया था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था झंडा समिति के। तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति की अध्यक्षता किसने किया था? कौन थे अध्यक्ष? ये आपको बताना है कि मुंशी ने अध्यक्षता किया, या जे.बी. कृपलानी ने अध्यक्षता किया, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अध्यक्षता किया, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया। तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए? हैदराबाद के नहीं शामिल हुए, या जूनागढ़ के, या मैसूर के, या कश्मीर के। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए? हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर, या कश्मीर। तो संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि नहीं शामिल हुए थे। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या भीमराव अंबेडकर ने। प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या भीमराव अंबेडकर ने। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1950 को, या 30 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 15, संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, या 30 जनवरी 1950। जो प्रश्न आपको आ रहे हों वो कमेंट के माध्यम से बताने का भी प्रयास किया करें। उससे ये अंदाज़ा लगेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। साथ में अपने दोस्तों से, वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों, जो आपके क्लास फेलो हैं, आपके दोस्त हैं, या जो तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, तो ये सोशल से तो जितने प्रश्न आएंगे, जितने प्रश्न हम भेज रहे हैं वो कंपटीशन की तैयारी से भी सही है। और साथ में आपके जो जितने क्लास फेलो होंगे वो किसी भी स्कूल के हों, 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो अच्छी तरह सेशन को 2-3 बार देखें, नोटबुक में लिखें। ये नहीं कि कोई एक स्कूल विशेष का है, सभी छात्रों के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ने में मेहनत करते हैं, लगन से पढ़ते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, उन सब छात्रों के लिए है। तो चलिए, संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया भाई? तो ये स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? प्रश्न नंबर 16, देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 8 अगस्त 1948 को, 16 अगस्त 1947 को, 31 अक्टूबर 1947 को, या 24 सितंबर 1947 को। प्रश्न नंबर 16, देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 8 अगस्त 1948 को, या 16 अगस्त 1947 को, या 31 अक्टूबर 1947 को, या 24 सितंबर 1947 को। तो देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17, संविधान के विभिन्न पक्ष के संबंध में अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त किया था? प्रश्न नंबर 17, संविधान के विभिन्न पक्ष के संबंध में अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो ये 12 समितियां नियुक्त हुई थीं, या 16 समितियां नियुक्त हुई थीं, या 8 समितियां नियुक्त हुई थीं, या 13 समितियां नियुक्त हुई थीं। प्रश्न नंबर 17, संविधान के विभिन्न पक्ष के संबंध में अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो वो नियुक्त किया था 13 समितियां। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी 13 समितियां सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे, या 7 सदस्य थे, या 9 सदस्य थे, या 11 सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य, 7 सदस्य, 9 सदस्य, या 11 सदस्य? तो प्रारूप समिति में
7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? 15 अगस्त 1947 को, या 15 अगस्त 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 नवंबर 1950 को। प्रश्न नंबर 19, संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 19, संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, या 16 अगस्त 1948 को लागू हुआ, या 26 जनवरी 1947 को लागू हुआ, या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया? तो ये जनता द्वारा किया गया, या प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा किया गया, या संघीय व्यवस्थापिका द्वारा किया गया, या देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 22, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया? जनता द्वारा, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा, संघीय व्यवस्थापिका द्वारा, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू कर दिए गए थे। ये कब लागू किए गए थे? प्रश्न को फिर से समझ लें। प्रश्न नंबर 23, संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू कर दिए गए थे। ये कब लागू किए गए थे? तो 26 अक्टूबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 दिसंबर 1949 को, या 24 दिसंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 23, संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू कर दिए गए थे। ये कब लागू किए गए थे? तो ये लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं।
संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, या 1 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, या 3 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, या केवल 11 माह 18 दिन लगा? प्रश्न नंबर 24, संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, या केवल 11 माह 18 दिन लगा था? तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा भाई। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, संविधान सभा का भारतीय गणराज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव कब हुआ? संविधान सभा की भारतीय गणराज्य की संसद के रूप में आविर्भाव कब हुआ? प्रश्न नंबर 25, 26 जनवरी 1949 को हुआ, या 26 जनवरी 1950 को हुआ, या 15 अगस्त 1947 को हुआ, या 24 अक्टूबर 1948 को हुआ? प्रश्न नंबर 25, संविधान सभा का भारतीय गणराज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव कब हुआ? 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 24 अक्टूबर 1948 को? तो संविधान सभा का भारतीय गणराज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 14 अगस्त 1947 को? प्रश्न नंबर 26, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या 14 अगस्त 1947 को? तो भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो ये जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? एन गोपाल स्वामी अयंगर, या लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, या मोहम्मद सादुल्ला, या सच्चिदानंद सिन्हा? प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, या सच्चिदानंद सिन्हा? तो यहाँ प्रश्न को फिर से देखें। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये तीनों सदस्य थे। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28, संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? जिस दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ जिस दिन सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 10 भागों में, 12 भागों में, 22 भागों में या 32 भागों में? प्रश्न नंबर 29 संविधान सभा भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 10 भागों में विभाजित है या 12 भागों में विभाजित है या 22 भागों में विभाजित है या 32 भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रश्न नंबर 30 भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन को संविधान की आत्मा कहा जाता है या मौलिक कर्तव्य को संविधान की आत्मा कहा जाता है या नीति निर्देशक तत्व को या प्रस्तावना को? प्रश्न नंबर 30 भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संविधान की आत्मा प्रस्तावना को। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? प्रश्न नंबर 31 संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र या उपर्युक्त सभी में? तो उत्तर होगा उपर्युक्त सभी में। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी में। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी? तो प्रश्न नंबर 32 मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? प्रश्न नंबर 32 प्रश्न नंबर 32 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? तो वो पंथ निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया या समाजवादी नहीं जोड़ा गया या एकता तथा अखंडता नहीं जोड़ा गया या विश्व शांति नहीं जोड़ी गई? तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विश्व शांति 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। यही ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 1 बार संशोधन हुआ, 2 बार संशोधन हुआ, 3 बार संशोधन हुआ, 4 बार संशोधन हुआ? तो प्रश्न नंबर 33 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन हुआ है। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्वतंत्रता का नहीं है या समानता का नहीं या बंधुत्व का नहीं, ये अहिंसा नहीं हिंसा है भाई, या हिंसा का नहीं है? तो प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिंसा। ये अहिंसा नहीं है, हिंसा है भाई, हिंसा है अहिंसा नहीं। हिंसा का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, ये हिंसा है। हिंसा फिर से समझ लें, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो हिंसा का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25
संविधान सभा का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? संविधान सभा का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? ये प्रश्न 25 है। नंबरिंग पहले ही बताया हूँ, हर सेशन में नंबरिंग में मिस्टेक तो होने ही वाला है, तो आप लोग चाहें तो उसको सही सुधार के लिखें, या प्रश्न अलग अलग हैं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप हर प्रश्न को लिखिए, हर प्रश्न को याद करिए, हर प्रश्न को सेशन में देखिए। तो संविधान सभा का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, ब्रिटेन से, कनाडा से या संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो संविधान सभा का संघात्मक स्वरूप लिया गया है कनाडा से। प्रश्न 25 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 35 पे आ जाएं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है? 1935 का भारत शासन अधिनियम, या अमेरिका का संविधान, या कनाडा का संविधान, या ब्रिटिश संविधान? प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को किस देश से प्राप्त किया? प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को किस देश से प्राप्त किया था? ब्रिटेन से, या अमेरिका से, या कनाडा से, या आयरलैंड से? तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली प्राप्त किया था ब्रिटेन से। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 पे आ जाएं। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है, दक्षिण अफ्रीका का है, या ब्रिटेन का है? प्रश्न नंबर 37, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, या ब्रिटेन? तो ये भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया पर दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान में अपात्र संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो आपात है भाई, अपात्र संबंधी, आपात संबंधी, अपात्र नहीं है, आपात है, ये आपात नहीं है, आपात है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1858 से, अमेरिका से, या आयरलैंड से? तो भारतीय संविधान में आपात संबंधी प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाएं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, इटली, ऑस्ट्रेलिया, या कनाडा? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38, समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की देन है समवर्ती सूची। चलिए प्रश्न नंबर 39 पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया से, या फ्रांस से, या अमेरिका से, या आयरलैंड से? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? प्रश्न नंबर 39 ऑप्शन डी आयरलैंड से लिए गए हैं भाई। प्रश्न 39, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों को
लिया गया है? आयरलैंड से। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 पे आ जाएं। गणतंत्र की स्थापना की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? प्रश्न नंबर 40, गणतंत्र की स्थापना की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? ये इटली से प्राप्त हुई है, या दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुई है, या फ्रांस से प्राप्त हुई है, या ब्रिटेन से प्राप्त हुई है? प्रश्न नंबर 40, गणतंत्र की स्थापना की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है फ्रांस से। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 पे आ जाएं। भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? सीधा सीधा प्रश्न है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, या ब्रिटेन से, या फ्रांस से, या ऑस्ट्रेलिया से? तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया से? तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में लिए गए हैं अमेरिका से। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाएं। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या इटली के संविधान से? प्रश्न नंबर 42, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है, उपराष्ट्रपति पद लिया गया है अमेरिका के संविधान से। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाएं। राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? प्रश्न नंबर 43, राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, या कनाडा से, या आयरलैंड से, या ब्रिटेन से? तो प्रश्न नंबर 43, राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को भारतीय संविधान में लिया गया है आयरलैंड से। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाएं। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? प्रश्न नंबर 44, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, या फ्रांस के संविधान से लिया गया, या अमेरिका के संविधान से लिया गया? प्रश्न नंबर 44, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या अमेरिका के संविधान से? तो स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45, भारत के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? प्रश्न नंबर 45, भारत के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? तो 268 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, या 368 के तहत किया जाता है, या 258 के तहत, या 358 के तहत? तो प्रश्न नंबर 45, भारत के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो उस अनुच्छेद वह अनुच्छेद है 368। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाएं। भारतीय संविधान नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संस्थाओं द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? संवैधानिक संशोधन द्वारा है। भारतीय संविधान में, प्रश्न को फिर से समझें अच्छी तरह। भारतीय संविधान में
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 34वें संशोधन द्वारा, या 32वें संशोधन द्वारा, या 44वें संशोधन द्वारा, या 42वें संशोधन द्वारा। तो प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर होगा 42वें संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाकर उसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाकर उसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 25वें संशोधन द्वारा, या 50वें संशोधन द्वारा, या 42वें संशोधन द्वारा, या 44वें संशोधन द्वारा। तो प्रश्न नंबर 47 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर उसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो वो संशोधन का नाम है 44वां संशोधन। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 48 पे आ जाएं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 2 में किया गया है, या भाग 3 में, या भाग 4 में, या भाग 5 में? तो यहाँ पे आप समझ लें भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, निर्देशक तत्व हैं, और भाग 5 में केंद्रीय शासन व्यवस्था का वर्णन है। केंद्रीय शासन भाग 5 में केंद्र शासन का वर्णन है, केंद्र का वर्णन है। तो प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा भाग 3 में। प्रश्न नंबर 49 पे आ जाएं। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है, या दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है, या तिहरी नागरिकता प्रदान की गई है, या 4 प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो भारतीय नागरिकों को नागरिकता प्रदान की गई है इकहरी नागरिकता। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का एक संघ होगा, या भारत संघराज्य होगा, या भारत एक परसंघ होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 50 भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र हैं? संघीय भाई संगीत नहीं है, संघीय क्षेत्र हैं, संघीय क्षेत्र हैं, समझ गए? भारतीय संविधान में कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो 28 राज्य 7 संघ शासित क्षेत्र हैं, या 23 राज्य 7 संघीय क्षेत्र हैं, या 16 राज्य 8 संघीय क्षेत्र हैं, या 28 राज्य 8 संघीय क्षेत्र हैं?
तो प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 28 राज्य, 8 संघ शासित या संघीय क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये संगीत नहीं संघीय है। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52, 42वां संविधान संशोधन के बाद अब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 42वें संविधान संशोधन के बाद अब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय या 66 विषय या 52 विषय या 49 विषय? प्रश्न नंबर 52, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय, 66 विषय, 52 विषय या 49 विषय? तो समवर्ती सूची में 42वें संशोधन के बाद अब 52 विषय हैं भाई, 52 विषय। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53 पे आ जाएं। वर्तमान में भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? प्रश्न नंबर 53, वर्तमान में भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? 62 विषय, 100 विषय, 52 विषय, 47 विषय? वर्तमान में भारतीय संविधान में संघ सूची या केंद्र सूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो वर्तमान में 100 विषय हैं भाई, 100 विषय हैं। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्नों, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का दूसरा सेशन है। तीसरे सेशन में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला जाएगी। सेशन को बार बार देखने का प्रयास करें, 2-3 बार देखें। 2-3 बार देखने के बाद नोटबुक में लिख लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करके उनसे रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कक्षा 6 से लेके 10 तक का कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। इसी चैनल पर कक्षा 11-12 का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। इसी चैनल पर कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए भाई, इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।